बेसिकली ये सब आज हमारे एजेंडा पे, हम ये सारी बातें करनी है। हम लोग स्टार्ट ऑफ करेंगे शुरू के 5 to 10 मिनट्स के अंदर। हम लोग शुरू के 5 to 10 मिनट्स में, क्योंकि कुछ बच्चे 8:15 पे ज्वाइन करेंगे, यानी दूसरी क्लास चली थी, तो मैं शुरू के 5 to 10 मिनट्स इस बात के लिए यूटिलाइज करना चाह रही हूँ। बिकॉज मेरा बेटा एक रिविजन लेसन है, तो आई विल नॉट बी एबल टू आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं मेरे से, तो आप लोग चैट में पूछ लें, एंड देन आई आंसर देम इन द एंड। सही है? अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप लोग चैट में पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों से ज्यादा कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ रही होंगी। ठीक है? मैं आपको बस समझा रही होंगी बात को, बस लिसन अलोंग, समझने की कोशिश करें। ओके? जो आपने चीज पहले से पढ़ी हुई है, ग्रेड पहले से आपने पढ़ी हुई है, तो आपको इशू नहीं होगा। जो नहीं पढ़ी हुई उस पर आप सुन लीजिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। बिल्कुल फर्स्ट हमारे पास स्टार्ट हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, ग्रामर से। एज यू गाइज नो मेरा बेटा, ओके, एज यू गाइज नो कि आपके दोनों क्वेश्चंस में हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं, मेजरली हम लोग बात कर रहे हैं अभी आपके राइटिंग के एग्जाम की। ठीक है? राइटिंग एग्जाम विच इज 50 मार्क्स। एक तो राइटिंग एग्जाम के अंदर भी, उसके साथ आपके रीडिंग के एग्जाम में, समरी राइटिंग में भी समझ लो 10 मार्क्स इस बात के। तो आपके पेपर में, राइटिंग के एग्जाम में मेरा बेटा 30 मार्क्स आउट ऑफ 50, एंड रीडिंग एग्जाम में 10 मार्क्स आउट ऑफ 50, टोटल 40 मार्क्स आपके सिर्फ समझ लो कि भाई क्वालिटी ऑफ राइटिंग पे डिपेंडेंट होते हैं, जिनके ये 3 सेक्शन हैं जिनकी हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक है? क्वालिटी ऑफ राइटिंग में 5 सेक्शंस होते हैं। पहले बहुत बारी बात बता चुकी हूँ, एवरीवन शुड नो दिस मच, कि क्वालिटी और स्टाइल ऑफ योर राइटिंग हैज 5 सेक्शंस, जिनमें से सबसे दो जो आसान होते हैं, उसमें कुछ पढ़ाने का नहीं है, जैसे कि वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग। देर इज नथिंग टू रियली टीच देयर। स्पेलिंग और वोकैबुलरी दोनों या तो आप लोग ऑटोमेटिकली आती होती हैं, और इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद देम तो आप इन्होंने याद कर लें। ठीक है? यू शुड बी मेमोराइजिंग वोकैबुलरी वर्ड्स। आप लोगों को मैं रोज ट्राई करती हूँ कि वोकैबुलरी वर्ड्स ऑफ द डे भेजूं, और अगर मैंने आप लोगों को वैसी पूरी पीडीएफ भी भेज दी है, तो किसी भी तरीके से आप लोग याद करें, पर आपको दिन के रोज एटलीस्ट 8 to 10 वर्ड्स मेमोराइज करने ये चाहिए। बिकॉज नॉट ओनली विल यू नीड देम इन योर राइटिंग एग्जाम, बट ऑल्सो इन योर रीडिंग एग्जाम आपको हर जगह वोकैबुलरी की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन दोनों सेक्शंस को हटा के जो बाकी 3 सेक्शंस हैं, जो कि टीचेबल हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, पंक्चुएशन और ग्रामर, उसकी हम लोग आज बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ग्रामर अ लिटिल बिट। आप लोगों की बुक पे पेज नंबर 79 है। सम ऑफ यू हैव डन दिस विद मी। आप में से कुछ बच्चे मेरे साथ ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट तब भी आई हैव ऑफन सीन, एंड आप लोगों के प्री मॉक्स में भी ये बहुत ज्यादा मुझे देखा कि यू गाइस वर स्टिल मेकिंग दिस मिस्टेक। तो अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा, जिस भी है, हम लोग यहाँ पे, मैं आपको बस रिवाइज करवा रही हूँ यहाँ पे जीरो से, कि ये 10 मिस्टेक्स क्या होती हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड मेरा बेटा। मैं आपको बस खुद ही बताऊंगी जैसे आप लोग सुने बात को। तो पहली मिस्टेक जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरा बेटा, वो है ये वाली मिस्टेक। ठीक है? रिमेंबर, ये जो 10 मिस्टेक्स है जो मैं अगले 10 मिनट्स तक बात करने वाली हूँ, ये जो 10 मिस्टेक्स हैं, इफ यू आर स्टिल मेकिंग एनी, इवन एनी वन ऑफ दीज मिस्टेक्स, ठीक है, क्योंकि ये मिस्टेक्स इतनी कॉमन है, क्योंकि मिस्टेक्स इतनी बेसिक हैं, इफ यू आर मेकिंग देम वंस, आप वो पूरे पेपर में एटलीस्ट 4-5 जगहों पे कर रहे होगे, क्योंकि ये इतनी बेस बात है कि ये बार बार आपके पेपर में यूज होगी इन एवरी अदर पैराग्राफ। तो इफ यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक, तो आप कभी भी लेवल 5, विच इज योर हाईएस्ट लेवल, उसमें स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स लर्न कि व्हाट आर दीज मिस्टेक्स। सबसे पहले मेरे बेटा हम लोग एक जनरल रूल पढ़ लेंगे। जनरल रूल क्या होता है? द जनरल रूल जो आपको पता होना चाहिए ग्रामर के अंदर, वो ये है कि देर आर सम वर्ड्स इन योर इंग्लिश लैंग्वेज विच आर कॉल्ड प्रोनाउंस। प्रोनाउन कौन से वर्ड होते हैं जो हम लोग नाउन की जगह यूज करते हैं? ये सारे वर्ड, ही, शी, इट, दे, देम, ये सारे वर्ड कहलाते हैं प्रोनाउन मेरा बेटा। रिमेंबर, शुरू के 10 मिनट्स हम लोग ये पढ़े और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है? प्रोनाउन मेरा बेटा, आपके पास अगर जिंदगी में कोई भी प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के साथ प्रोनाउन प्लस कॉन्ट्रैक्शन लगी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है छोटा कर देना। ओके, टू मेक समथिंग स्मॉलर, शॉर्टर। तो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मेरे बेटा ये वाले सारे वर्ड, जो आप लिखते हो ना अपॉस्ट्रोफी लगा के, यूं करके, वी लगा देते हो आप, आई हैव कर दिया आपने, ही वुड कर दिया, शी विल कर दिया। ठीक है ना? ये सारे वर्ड कहलाते हैं कॉन्ट्रैक्शन मेरा बेटा। ये सबसे पहला रूल है आप लोगों का, जिसकी वजह से आपकी 3-4 मिस्टेक्स होती हैं। अगर आपके पास जिंदगी में कभी भी किसी प्रोनाउन के साथ अगर कॉन्ट्रैक्शन लगी हुई है, तो दे विल ऑलवेज ओपन अप टू बिकम टू सेपरेट वर्ड्स। जैसे कि ये क्या बन जाएगा? आई हैव। ये क्या बन जाएगा? ही वुड। ऐसे। ठीक है? तो ये आपके रूल होता है। तो यहाँ पे रूल क्या है? प्रोनाउन कॉन्ट्रैक्शन, प्रोनाउन प्लस कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू टू सेपरेट वर्ड्स।
ये मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, बिकॉज इसी की वजह से आपके 3 कॉमन ग्रामर एरर्स कॉज होते हैं। तो लेट्स नाउ लुक एट दोज एरर्स। सबसे पहला एरर मेरा बेटा ये वाला है, जो आप लोग बहुत कॉमनली करते हो। आप लोग इन दोनों वर्ड्स को आपस में सब्स्टिट्यूट कर देते हो बिकॉज यू थिंक दे मीन द सेम थिंग। हाउएवर दे डोंट मीन द सेम थिंग एट ऑल। हमने अभी रूल पढ़ा, इट हमें पता है कि प्रोनाउन है, इट के साथ ये अपोस्ट्रोफी लगी हुई है, विच मीन्स कि कॉन्ट्रैक्शन लगी हुई है मेरे बेटा। इससे हमने क्या रूल पढ़ा है कि जब भी किसी प्रोनाउन के साथ कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इट विल ऑलवेज ओपन अप टू बिकम टू सेपरेट वर्ड्स। तो यहाँ पे ये होना चाहिए था इट इज। ऑन दी अदर हैंड अब फर्क क्या है इट इज में और आईटीएस में मेरा बेटा? आईटीएस बेसिकली वैसा है जैसे अगर आप लोग कभी किसी अगर लड़के की बात करो तो आप हिज का वर्ड यूज करते हो, हिज कार करके। या अगर आप किसी लड़की का नाम लेते हो आप हर करके बात करते हो, हर मोबाइल। तो वैसे ही मेरे बेटा अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग की या किसी एनिमल की बात करोगे, आपने बोला आप किसी एनिमल की बात कर रहे हो, इट्स टॉय, तो तब आईटीएस आता है। तो बेसिकली व्हाट डज आईटीएस मीन? आईटीएस की डेफिनेशन होती है ना बेटा, द पोजेशन, पोजेशन मतलब को बंदा कोई चीज ओन करता है। किसी एनिमल जैसे हिज मतलब किसी लड़के की कोई चीज है, तो वैसे ही अगर किसी एनिमल की या नॉन लिविंग की थिंग की चीज है, उसके लिए हम लोग आईटीएस यूज करेंगे। तो ये सबसे पहला रूल है विच यू गाइस हैव डन अ लॉट। ओके, ग्रेट मेरा बेटा। अब अगली बात पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला रूल हो गया, नंबर 1, नथिंग टू डिफिकल्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसी से रिलेटेड अगला रूल क्या है? ठीक है, अगला अब अगर हम लोग एक सेकंड के लिए सॉल्व कर लें एग्जाम्पल, तो भाई अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल बनाऊं भाई कि तो यहाँ पे क्या आएगा, द कैट ब्रोक इट्स लेग, आईटीएस वाली, अपनी, इट्स लेग आईटीएस, अपनी लेग तोड़ दी उसने। वेराइज अगर आपने एपोस्ट्रोफी लिखना है ना बेटा, तो वो तो इट इज ही है, तो आप लिखोगे यहाँ पे भाई इट इज अ रेनी डे करके आपने बात कर दी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरा बेटा, आप रिपोर्ट राइटिंग में, फॉर्मल लेटर या फॉर्मल ईमेल और समरी में, इन 3 जगहों पे फॉर्मल कोई भी राइटिंग होगी मतलब लेटर या ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग होगी या समरी राइटिंग होगी, उनके अंदर जिंदगी में कभी कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं कर सकते हो। ये सारी इट इज ये सब जो है ना, ये सब ये अलाउ नहीं होती है फॉर्मल राइटिंग के अंदर। तो जो बच्चे ये यूज कर रहे हैं, स्टॉप यूजिंग इट। इससे आपकी टोन एंड रजिस्टर की मार्क्स कटेंगी, बिकॉज फॉर्मल राइटिंग में देर इज नो प्लेस फॉर कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शन आ ही नहीं सकती है फॉर्मल राइटिंग के अंदर, तो स्टॉप यूजिंग देम। ठीक है, ये सबसे मेजर गलती थी यहाँ पे। इसी से रिलेटेड एक दो और गलतियां हैं जो कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो आप लोग कर लेते हो। ये वाली गलती है, ठीक है मेरा बेटा, सेम रूल है। आयमा बेटा आपको क्या इसमें समझ नहीं आई ये बात? इसमें बस हम लोग फर्क पढ़ रहे हैं कि भाई अगर प्रोनाउन होगा कोई से भी साथ कंट्रैक्शन लगी हुई है, तो वो अलग 2 वर्ड होते हैं। ये इट इज अलग वर्ड है, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ एक जिंदगी में कभी कोई प्रोनाउन लगा, प्रोनाउन था और उसके साथ आपने ये कॉन्ट्रैक्शन लगाई है, तो ये एक वर्ड ही अलग है, ये 2 वर्ड्स हैं, इट इज। अगर मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ मेरा बेटा, शी अपोस्ट्रोफी डबल एल, तो ये क्या है, शी विल। तो ये आईटीएस से बिल्कुल भी सेम नहीं है, बिकॉज आईटीएस का तो मतलब है कोई चीज जो किसी एनिमल को बिलोंग कर रही है। जैसे होता है ना इस लड़के के लिए हिज कार, वैसे ही किसी एनिमल के लिए होगा इट्स टॉय, ऐसे। ये डिफरेंस है। अब हम लोग सेकंड बात पे आ जाते हैं, यहीं पे इसके जो रिलेटेड बात है मेरा बेटा, जो इससे रिलेटेड एक और बात है कि अगर आपने, मैंने बोला भाई कि कॉन्ट्रैक्शन 2 वर्ड बना रहे हैं, तो आप लोग ये बात ऑब्वियसली पूछते भी हो कि भाई मिस एक और तरीका भी होता है यहाँ पे अपोस्ट्रोफ यूज हो रही थी, ये होता है अपोस्ट्रोफी कहलाती है ना बेटा, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी के ना सिर्फ 2 यूज होते हैं, 2। इसके अलावा जो बच्चे ये कर रहे हैं कि वो ये जो वर्ड अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा, मैं लिख रही हूँ कार्स, ये जो है मेरा बेटा कार्स, इसका क्या मतलब है कि मल्टीपल, बहुत सारी गाड़ियां हैं, मल्टीपल गाड़ियां हैं, ठीक है। ये फर्क समझना है मेरा बेटा। अपोस्ट्रोफी के सिर्फ 2 यूज हैं। पहला यूज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये वाला कि 2 सेपरेट वर्ड्स को जोड़ के लिख देना, ये पहला यूज होता है, ठीक है। दूसरा यूज होता है ना बेटा अपोस्ट्रोफी का, ये जो अपोस्ट्रोफी होती है ये होती है अपोस्ट्रोफी।
ये सेकंड मेरा बेटा अपोस्ट्रोफी का यूज सिर्फ ये होता है कि यस मेरा बेटा है बात ऑल लिविंग थिंग्स ऑन नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। दूसरे अपोस्ट्रोफी का यूज होता है ये वाला, सुन लो आप। अब ये फर्क समझ लें। अगर कोई प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन मतलब किसी का नाम नहीं, ये सारे वर्ड होते हैं, सिर्फ प्रोनाउन लिमिटेड होते हैं, प्रोनाउन बहुत, ही शी आई इट दे देम, ये इतने से वर्ड होते हैं बस, और थोड़े से और। उसके साथ होगा तो दो वर्ड हैं। अगर आप सिंपली किसी के नेम के साथ, जो हम लोग जैसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं ना, नाउन क्या होता है ना बेटा, किसी को अगर याद हो तो, नाउन होता है किसी भी इंसान का नाम, कोई भी पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, मतलब समझ लो। अगर मैं प्रोनाउन, अब बात नहीं हो रही, अगर मैं किसी नाउन के साथ, फॉर एग्जाम्पल किसी के इंसान के नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा रही हूँ, इस केस में मेरा बेटा सिर्फ अपोस्ट्रोफी के साथ एस लग सकता है, पहली बात तो, ठीक है। और इसका मतलब होता है समथिंग दैट बिलोंग्स टू जवेरिया। अगर आपने किसी के नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, तो उसका मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे लिए वो चीज मुझे बिलोंग करती है, मतलब मेरी कोई मलकियत है, मेरी पोजेशन है, मैं उस चीज को ओन करती हूँ। पर तुमने बोला जवेरियाज चार्जर, तो सिर्फ ये दो केस होते हैं अपोस्ट्रोफी के। ये जो बच्चे करते हैं कि भाई हर प्लूरल वर्ड के साथ, प्लूरल क्या होता है ना बेटा, एक से ज्यादा चीज, कुछ बच्चे जिंदगी में हर वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, यूं करके लिख रहे हैं देयर आर लॉट ऑफ कार्स ऑन द रोड। ये कुछ भी नहीं है मेरा बेटा। या तो कोई चीज बंदा ओन करता है उसके लिए अपोस्ट्रोफी आएगा, या फिर दो वर्ड को जोड़ने के लिए अपोस्ट्रोफी आएगा, बस। प्लूरल क्या होता है, एक से ज्यादा चीजें। अगर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि भाई द बॉयज वर वॉकिंग डाउन द रोड, थोड़ी सिंपल सी बात है, पर यहाँ पे कोई अपोस्ट्रोफी आएगा क्या? सिर्फ ये दो केस अगर आपको समझ आ गए तो बात खत्म हो जाएगी। ये है मेरा बेटा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, ये फर्क समझ लो, ये जो मैंने लिखा है द बॉयज वर वॉकिंग डाउन द रोड, इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे लड़के चल रहे हैं, ओके, ये फर्क है। वेर एज अगर मैं ये लिखती हूँ द बॉय, बस ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए मेरा बेटा। अगर आप मल्टीपल लोगों की बात कर रहे हो कि एक से ज्यादा लड़के थे, तो आप बगैर अपोस्ट्रोफी के सिर्फ एस डालोगे। वेरेज अगर आप बोलना चाह रहे हो कि एक लड़के की कोई कार उसको बिलोंग करती है, ये होगा अपोस्ट्रोफी एस। तो अगर प्लूरल लोग हैं, मतलब कि एक से ज्यादा लोग हैं, मोर देन वन, तो कोई अपोस्ट्रोफी नहीं आती है। और अगर आप बोलना चाह रहे थे पोजेशन, समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन, तो अपोस्ट्रोफी आती है, दैट्स इट। यहाँ तक बात ले रहे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी? आई फील लाइक ये तो एक बस एक बात थी, हमें पहले ग्रामर में करनी थी, अब हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स शुरू करेंगे। एनी क्वेश्चंस हियर? प्लूरल वर्सेस वाली बात में, ठीक है बेटा। अब हम लोग बाकी बात कर लेते हैं जो हमारी है, ये हमारी मेन इशू था, जो कि ज्यादा बहुत 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 सारे बच्चे इसमें वो कर रहे थे ना बेटा, ठीक है ना बेटा? ओके ना की बेटा। उसके बाद बात आप जो कर रहे हो कि अगर एक से ज्यादा बंदे की पोजीशन हो गई, मेरी थर्ड बात थी, तो क्या हो गया? अब ये है, ये ये आपको फर्क समझ आ गया, ग्रेट। अब मेरे बेटा लास्ट केस क्या होते हैं, ये क्या हो गया? मोर देन वन पर्सन की बात कर रहे हो आप, ग्रेट। यहाँ बात करो पोजेशन की। और अब लास्ट केस, लास्ट बात, अगर कोई चीज एक से ज्यादा लोगों को बिलोंग करती है, फिर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारे लड़के हैं, द बॉयज, अगर वो उन सब की कोई कंबाइंड पोजेशन है, तो तब आप क्या बोलोगे? तब आप बोलोगे ना बेटा, तब आप, हमारा एस जो लगता है एस, उससे पता लगा कि मल्टीपल लोग थे। अगर मैं कह रही हूँ कि वो चीज सबको बिलोंग करती है, तो मैं बोलूंगी द बॉयज हाउस, जो भी मैंने लिख दिया। अब ये क्या है? ये सारे लड़कों का घर है, सबका कंबाइंड घर है, ये बात है। अगर कंबाइंड को पोजीशन होगी तो एस के बाद अपोस्ट्रोफी आएगी, अगर एक बंदे का होगा तो एस से पहले आ रही है, क्योंकि इसका मतलब है एक लड़के की पोजीशन, एक बॉय की पोजीशन, और यहाँ पे सब की पोजीशन, ठीक है। तो ये तीन केस है, मैं आपको रिटर्न नोट्स सारे क्लास के बाद सेंड कर दूंगी, नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, शायद आप लोग के पास ऑलरेडी हो पीडीएफ फॉर्म में। तो अभी नोट्स आप लोग बस समझ लें बात को, क्योंकि क्लास बहुत छोटी है, लिख लीजिएगा आप बाद में, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ओके। मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, आप लिख खुद लीजिएगा, ये 10 की 10 मिस्टेक्स जो है ना, सारी लिखी हुई है यहाँ पे, आप बस अभी समझ लें। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? तो हम लोग अब सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे आ जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभी के लिए, ठीक है। एनी क्वेश्चन? नहीं मेरा बेटा, एक और एस नहीं लगता कभी भी।
अगर कोई नाम ऑलरेडी एस पे एंड हो, जैसे किसी का नाम है जेम्स, तो उसका एक और एस नहीं लगता, बस एक अपोस्ट्रोफी लगती है। अगर किसी का नाम ही जेम्स, अगर मेरा नाम है भाई, जैसे मैंने लिखा था जवेरियाज, तो मैंने इसलिए लिखा था जवेरिया के बाद एस, क्योंकि मेरे नाम में तो एस नहीं आ रहा, पर अगर किसी के नाम में ही एस आ रहा है तो ये 2 बार एस नहीं लगाना होता, एक ही बार हम लोग बस अपोस्ट्रोफी लगाते, दोबारा एस नहीं आएगा, वो अलग तरीका है। ठीक है मेरा बेटा, अब आप लोग अपनी नोट्स की बुक खोल लें। तो पेज नंबर 86 आपका पेज नंबर है, उससे पहले एम्प्टी पेज होगा 85, वरना कोई से भी नोटबुक खोल लो। अब हमारा नेक्स्ट आज का अभी टॉपिक है ना बेटा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसी में आपके ऑलरेडी बाकी थोड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर रिवाइज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कोई भी आप लोग नोटबुक खोल लें, इसमें आपको लिखनी पड़ेंगी 2-3 बातें। ठीक है बेटा, अब मैंने बेटा आपका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात है, विच एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस बिफोर कि this is one of the main 5 sections of your grammar topic या quality of writing topic. It approximately carries 8 marks in your entire paper across paper 1 and paper 2. तो complex compound sentence क्या होते हैं and how to use them वो पढ़ लेते हैं। इसके लिए हमें 2 बातें पता होनी चाहिए मेरे बेटा, कि कंपाउंड पार्ट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होता है। कंपाउंड पार्ट के लिए मेरा बेटा सिर्फ एक बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, ओके। हम लोग ऑलरेडी सब लोग तकरीबन तकरीबन यहाँ पे सेपरेटली कंपाउंड और सेपरेटली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक एक बार पढ़ चुके हैं, तो उसको हम लोग साथ ही रिवाइज कर लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर मींस कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस कैन यू ऐड विद इन वन फुल स्टॉप। आप एक फुल स्टॉप में कितनी बातें कर सकते हो, ये फुल स्टॉप यहाँ पे मैंडेटरी बात है। अगर आप एंड कर देते हो ना अपना सेंटेंस, पहले हम लोग एक बहुत बेसिक बात से शुरू कर लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है ना बेटा, हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके थे सेंटेंस क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। वर्ब होता है कोई सा भी एक्शन, कोई भी अगर जिंदगी में कोई काम हो रहा है तो वो वर्ब है, या एनी वन ऑफ दीज 8 हेल्पिंग वर्ब्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्ब। अगर आपके सेंटेंस में इन में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है या फिर कोई भी एक्शन कोई काम लिखा हुआ है, तो वो वर्ब कहलाएगा। एक्शन काम क्या होते हैं, जैसे कि टू स्टडी, टू ईट, टू स्लीप, ये सब। सब्जेक्ट होता है मेरा बेटा वो बंदा हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन, जो इंसान वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है। हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, एक सेंटेंस होता है, अगर आपने ऐसे कोई भी बात लिख दी, फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ब सोचा स्टडीज, और आपने कोई भी सब्जेक्ट सोच लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा साकिब। स्टडीज आपका वर्ब था, साकिब वो बंदा है जो काम कर रहा है, तो ये सेंटेंस हो गया साकिब स्टडीज फुल स्टॉप, ये एक सेंटेंस है। या आपने बोला साकिब स्टडीज डेली, ये एक सेंटेंस है। ओके बेटा, इसे हम लोग कहते हैं सिंपल सेंटेंस। सिर्फ सिंपल सेंटेंस बनाने के कोई मार्क नहीं होते, पर बिकॉज वी वर लर्निंग ऐसे राइटिंग, तो मैं आपको अभी एक बात बता दूं, यहाँ पे आप लोग लिख भी लीजिएगा। सिंपल सेंटेंसेस के सिर्फ मार्क आपको 2 जगहों पे मिल सकते हैं। कहाँ कहाँ? एक आपको मेरा बेटा ऐसे राइटिंग में, अगर कोई सी भी बहुत ही ड्रामेटिक बात बतानी होगी, तो उसके अंदर आप सिंपल सेंटेंस डाल सकते हैं, जिसको हम लोग माइनर सेंटेंस भी कहेंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक यहाँ पे सैंपल ऐसे था, ठीक है, उस सैंपल ऐसे में ना देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत इश्यूज हो जाते हैं। एंड ना एक अपना इन शॉर्ट बात होती है कि यहाँ पे एक बहुत मेजर, यहाँ पे एक मेजर मेजर बात होने वाली होती है। ये जो फोन कॉल होती है बहुत मेजर फोन कॉल होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोन कॉल होती है, विच मीन्स कि दिस फोन कॉल विल डिसाइड दिस मेन कैरेक्टर्स फेट। अगर फोन कॉल खराब हो जाएगी तो उनका मसला हो जाएगा बहुत है ना मेन कैरेक्टर का। तो मेरा बेटा इस केस में अगर आप ये पढ़े सिर्फ शी पिक्ड इट अप, ये कहलाता है सिंपल सेंटेंस। क्यों? इसमें एक वर्ब है पिक्ड, और शी जो बंदा परफॉर्म करे एक्शन, वो आपका सब्जेक्ट है। ये आपका सिंपल सेंटेंस था। ऐसे केस में सिंपल सेंटेंस को लिखने के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, 2 जगहों पे। एक, अगर आप ऐसे में कोई ड्रामेटिक बात करनी हो, या फिर अगर आपने डायरेक्टेड राइटिंग में कोई मेजर बात करनी हो, जैसे आप लोग कभी कभी डालते हो ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अगर आपने सिर्फ ये लिखा है
जो आपने एनाफोरा में पढ़ा था, नाउ इज द टाइम टू स्पीक या नाउ इज द टाइम टू एक्ट, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है मेरा बेटा। तो अगर आप कोई बहुत मेजर इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, उस केस में आप सिंपल सेंटेंस यूज कर सकते हैं, तब उसके मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अदर देन दैट सिंपल सेंटेंस के आपको अलग से कोई स्पेशली मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मार्क आपको मिलेंगे भी कंटेंट क्वालिटी ऑफ राइटिंग, कंटेंट के अंदर। तो हमें क्वालिटी ऑफ राइटिंग में मार्क्स लेने के लिए क्या करना है? क्वालिटी ऑफ राइटिंग में मार्क्स लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम लोग पहले जल्दी से कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रिवाइज कर लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है मेरा बेटा? कंपाउंड सेंटेंसेस आर दोस, हमने अभी देखा सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस इज नथिंग बट व्हेन यू लिंक टू सेंटेंसेस विद द फैन बॉयज बिटवीन देम। अगर आपने किसी भी दुनिया के दो सेंटेंसेस को लिंक किया है और उसके बीच में आपने कॉमा और फैन बॉयज डाल दिए हैं, तो उसमें आपको कंपाउंड सेंटेंस के मार्क मिलेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर के मार्क कैसे मिलते हैं? सेंटेंस स्ट्रक्चर के आपके ऐसे में 3 मार्क होते हैं, डायरेक्टेड राइटिंग में 3 मार्क होते हैं, और समरी में 2 मार्क होते हैं। आपको 1 मार्क मिलेगा ऐसे में और डायरेक्टेड राइटिंग में, 1 मार्क मिलेगा कंपाउंड सेंटेंस बनाने के, एक मिलेगा कॉम्प्लेक्स बनाने के, और एक मिलेगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। सेम यहाँ पे, तो ये 6 मार्क है और 2 मार्क यहाँ पे। तो आप कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाओगे? आपने कोई भी सेंटेंस लिखा, साकिब स्टडीज डेली, उसके आगे मेरा बेटा फैन बॉयज, ये 7 वर्ड्स हैं। इनमें से अगर आपने किसी भी एक से उन्हें लिंक कर दिया, ये 7 वर्ड्स है, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, इनमें से कोई सा भी एक लेके अपनी मर्जी से जो भी फिट हो रहा होगा, अगर आपने इन 7 में से कोई भी एक यहाँ पे लिख दिया, सो ये मैंने अगला पार्ट लिखा, ही स्कोर्स वेल, ये कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस, दैट्स इट। ठीक है, बस ये कंपाउंड सेंटेंस है। ऐसे आपने अगर अपने पेपर में अपने कोई 3-4 बना लिए, सॉरी, अगर आपने अपने पूरे ऐसे राइटिंग में कोई 4-5 बना लिए, तो आपको मिल जाएगा उसका 1 मार्क। यहाँ तक किसी को ये बात में कोई कंफ्यूजन है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? लिखा हुआ भी आपकी नोट्स की बुक में, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस प्लस सेंटेंस दैट इज लिंक्ड विद द फैन बॉयज, किसी भी दो सेंटेंस को फैन बॉयज से लिंक कर लोगे, जैसे लिखा था स्टार स्पार्कल्ड, एक सेंटेंस है, स्पार्कल्ड वर्ब है, स्टार सब्जेक्ट है, फिर आपने डाला कॉमा, फिर आपने डाला फैन बॉयज। अगली बात कर दी था मून ग्लोड, मून वर्ब है, मून सब्जेक्ट है। एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? बहुत आसान सी बात है, ठीक है। ओके ना बेटा, अगली बात पे आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? ये बात दोनों बातें समझ कर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स करो, ताकि हम लोग पंक्चुएशन टॉपिक पे मूव करें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है मेरा बेटा? अभी भी हमने वही काम करना है। अब यहाँ पे सुन लो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेसिकली ये होता है कि भाई, अगर आप कंपाउंड पे गौर करो तो कंपाउंड में ना दो सेपरेट बातें चल रही थी। पहले आपने कंप्लीट बात की, साकिब स्टडीज डेली, फिर आपने अलग बात की, ही स्कोर्स वेल। दो पूरी पूरी बातें आपने कंप्लीटली कर दी। ठीक है, दो सेपरेट बातें हो रही थी, इसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ना बेटा, समझने के लिए, वन, एक ही कंटिन्यूड बात चल रही होगी, एक कंटिन्यूड सेंटेंस होगा वो। कैसे? इस केस में मेरा बेटा, अभी भी आप दो अभी भी आप दो सेंटेंसेस ही लोगे, पर दिस टाइम आप फैन बॉयज के अलावा किसी भी दुनिया की किसी और कंजंक्शन से उन्हें लिंक करोगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे कि भाई साकिब स्टडीज डेली एज, ये नथिंग न्यू। अब क्या है मेरा बेटा, आपने फैन बॉयज के अलावा किसी भी और कंजंक्शन से लिंक कर दिया है। और कंजंक्शंस क्या क्या होती हैं? अगर मैं आपको कुछ नाम से बता देती हूँ, वरना इसकी एक लिस्ट भी है आपके पास, यहाँ पे ड्राइव पे डली हुई है लिस्ट, उसको आप लोग देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपकी ड्राइव उस पर भी डली हुई है, दूसरी वाली पे। ये सारी कंजंक्शन होती है ना बेटा, जैसे कि आपने सिंपल कुछ पढ़ी होंगी यहाँ पे, जैसे कि एज, इफ, वाइल, व्हेन, ऑल्दो, ये सब कंजंक्शन होती हैं। बिकॉज,
तो इसमें मसला क्या करते हो आप लोग मेरे बेटा, अगर आप लोग दो सेंटेंसेस को फैन बॉयज के अलावा किसी और कंजंक्शन से लिंक कर रहे हो, उसके बीच में कोई कॉमा नहीं आएगा। पहले वाले केस में हमेशा, जिंदगी में हमेशा फैन बॉयज से पहले कॉमा आएगा, फिर फैन बॉयज आएंगे, कॉमा प्लस फैन बॉयज। यहाँ पे सिर्फ एक कंजंक्शन आएगी, कोई कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, ये होता है केस वन। केस वन तब होता है ना बेटा जब कंजंक्शन मिडल में आती है। केस टू तब होता है ना बेटा अगर आप सेम बात को ऐसे लिख दो कि आप कंजंक्शन को पहले स्टार्ट में ले आओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूं सेंटेंस बनाऊं कि भाई, इफ आई वर द प्रेसिडेंट। अब इफ कंजंक्शन है, मैंने इफ से स्टार्ट किया है। इफ आई वर द प्रेसिडेंट, फिर मैंने बोला कॉमा, आई वुड इम्प्लीमेंट चाइल्ड लेबर लॉज। इसमें मेरा बेटा क्या आपको फायदा हो रहा है, ये देखो अब। ये केस टू है। अगर अगर आपने केस टू समझने, जिंदगी में हमेशा फैन बॉय से पहले कॉमा आएगा अगर यू हैव टू सेंटेंसेस ऑन ईदर साइड। इस केस में मेरा बेटा केस टू में ये है, इफ यू आर स्टार्टिंग विद अ कंजंक्शन तो कॉमा आएगा जब आपका पहला पार्ट ओवर हो जाएगा। तो केस वन और केस टू में फर्क क्या है? केस वन है जब कंजंक्शन बीच में आ रही है, से एज, नो कॉमा। केस टू है जब कंजंक्शन से आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले पार्ट के बाद कॉमा आएगा। इसके मैं थोड़े साफ सुथरे नोट्स खोल लेती हूँ ऑलरेडी जो बने हुए हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये है ना बेटा केस वन, अगर आपके पास सेंटेंस और फ्रैगमेंट है, बीच में कंजंक्शन आ रही, कंजंक्शन इन द मिडल, ठीक है ना, नो कॉमा। इफ देयर इज अ कंजंक्शन इन द मिडल तो नो कॉमा। ठीक है। उसके अलावा मेरा बेटा, अगर अगर आप स्टार्ट करो कंजंक्शन से, ये स्टार्टिंग विद द कंजंक्शन, तो कॉमा आएगा हमेशा। यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फिनिश हो जाते हैं। अब हमें सिर्फ एक लास्ट बात पढ़नी है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मेरा बेटा फैन बॉय से सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं सकता है बात। कैसे, आप खुद सोच लो। कभी भी फैन बॉय से आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, इसके दो पार्ट हो। अगर आप यूं लिखोगे ये, एंड आई विल गो, कोई भी एग्जाम्पल सेंटेंस बनाओ, कोई भी, बन ही नहीं सकता। अगर मैं लिखूँ ना ये एंड आई विल गो, इसके आगे जो पार्ट आएगा ना हमेशा उसमें कोई कंजंक्शन आ जाएगी। ये कोई, आप लोग अगर ऐसे सोच रहे हो ना, कभी भी कोई सेंटेंस सिर्फ फैन बॉय से स्टार्ट नहीं हो सकता। इसके आगे कोई पार्ट आप लिख ही नहीं सकते जो सेंस बनाए। एंड आई विल गो, शी विल मीट मी अगर लिखूं, ये तो गलत है। एंड आई विल गो सो शी विल मीट मी, कुछ और आना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, जी अब्दुल्ला बेटा बता रही हूँ। तो फैन बॉय से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना है, फैन बॉय सिर्फ बीच में आएंगे। ओके, क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस क्या हो गया ये देख लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस जिसमें आपके, कंपाउंड सेंटेंस, दो सेंटेंसेस लिंक्ड विद अ कॉमा इन द फैन बॉयज। कंपाउंड सेंटेंस, दो सेंटेंस लिंक्ड विद अ कॉमा इन द फैन बॉयज। फिर मेरा बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो केस हैं, वो भी दो सेंटेंस हैं। या तो बीच में कंजंक्शन आएगी, कंजंक्शन इन द मिडिल, नो कॉमा, कंजंक्शन इन द स्टार्ट, कॉमा आएगा, बस। तो कॉमा सिर्फ एक केस में नहीं आ रहा, जब बीच में कोई और कंजंक्शन है तब। और एक और बात अगर आप लोग यहाँ पे नोट करो, मैंने यहाँ पे मेरा बेटा वॉस की जो है वर का वर्ड यूज किया है। तो मैंने क्यों यूज किया बता दूं। अगर आप कभी भी कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट करते हैं, और अगर आप कोई बात कर रहे होते हैं जो कि आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हो, ठीक है, आप मतलब इसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस आर नॉट रियली अलग से पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बस एक छोटी सी बात है, कंडीशनल सेंटेंस जस्ट मीन्स कोई आप विश जाहिर कर रहे हो कि आप चाहते हो ये काम हो। आप बोलो इफ आई वर द प्रेसिडेंट, अगर ऐसी बात है ना जो बात ट्रू नहीं है, आप कंडीशनल सेंटेंस कैसे समझ सकते हो? समथिंग दैट्स नॉट ट्रू। यस बेटा, किसी का नाम भी हो, कोई भी ऐसी बात अगर आप करो ना जो असल में नहीं है, असल जिंदगी में आप विश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हो इफ अहमद वर अ गर्ल, तो हमेशा ना इफ के आगे वर का वर्ड आता है, वॉस का वर्ड नहीं आता। अगर आप किसी ऐसी चीज से बात कर रहे हो तो दैट यू विश इज ट्रू। सॉरी, इफ यू टॉकिंग अबाउट एनीथिंग दैट यू वांट टू बी ट्रू, आप चाहते हो वो चीज सच हो जाए मेरा बेटा, उस केस में सिर्फ आपके पास वर्ड का वर्ड आएगा, वॉस का वर्ड कभी भी नहीं आएगा। ठीक है ना, कि कोई भी केस में हो सकता है, आपने कुछ भी बोला, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इफ आई वर द प्रेसिडेंट, इट कुड बी एनीथिंग, लाइक ये स्पेसिफाई
तो इस वाले के लिए आप जिंदगी में किसी भी चीज की बात करो जो कि सच नहीं है, यू जस्ट वांट इट टू बी ट्रू, तो वर्ड का वर्ड आता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, इफ आई वर द प्रेसिडेंट वाली। कोई भी, if Ahmed were a girl, she would dress up nicely, anything in the world, it would always be were. If I were, if के साथ अगर आप बोल लो कुछ भी जो सच नहीं है बात, तो वर होता है। if I were smart enough, आप लोग लिखते हो बॉस, वो गलत लिखते हो। ये मुझे नहीं बोलना कि हम लिखते तो बॉस में, वो गलत होता है, कभी भी सही नहीं होता वो, हमेशा वर आना चाहिए। if I were smart enough, I would become the valedictorian, ऐसे। तो यहाँ तक सबको बात क्लियर है? मैं बस इसका लास्ट बात करके फिनिश कर दें इसको। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, आई होप ज्यादातर बच्चों को क्लियर है बात। तो बस एक लास्ट बात रह गई यहाँ पे, विच इज दिस। ये मेरा बेटा लास्ट बात, एब्सोल्युटली लास्ट बात होती है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए आपको अपने ऊपर वाले रूल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। जैसे हमने आपको, मैं इसके बाद एक वर्कशीट दूंगी, ठीक है ना, वर्कशीट आप करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये। पर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करेंगे बेटा, अब क्या करना है हमें, कंपाउंड वाला पार्ट और कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट जोड़ के एक सेंटेंस बना देना है। क्या होगा, आपने स्टार्ट किया कोई भी सेंटेंस, उसमें आपने एक पार्ट फैन बॉय से लिंक किया और एक पार्ट किसी और कंजंक्शन से लिंक किया। दिस इज एब्सोल्युटली क्रूशियल। सब सारे बच्चे यही नहीं बनाते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। 3 मार्क तो कटेंगे, कम से कम आपको 3 मार्क कम लग रहे हैं, तो कम बिल्कुल भी नहीं है ये 3 मार्क। कैसे, आपने कोई सा भी दुनिया का सेंटेंस लिखा, ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिखा, द बेबी स्लेप्ट, ये एक सेंटेंस है मेरा बेटा। फिर मैंने क्या किया, मैंने बीच में एक कंजंक्शन डाली, वाइल। अब बिकॉज मैंने कंजंक्शन डाल दी है, तो ये पार्ट मेरा बेटा कहलाएगा कॉम्प्लेक्स पार्ट। अगर मैं सिर्फ यहां तक सेंटेंस पढ़ूं, द बेबी स्लेप्ट व्हाइल द डैड कुक्ड, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, राइट। सेंटेंस नंबर 1 कंजंक्शन, सेंटेंस नंबर 2, ये सब अग्री करेंगे ना, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसी के आगे, इसी के आगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, इसी के आगे एक और पार्ट डाल दो जिसको आप फैन बॉय से लिंक करो, तो ये बन जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बस। इसके भी वही बात है कि रूल कोई चेंज नहीं हो रहा। आपको इसमें सिर्फ 2 बातें बताना चाहिए कि कॉमा कहाँ लगना है, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। अगर आपको पता है कॉमा कहाँ लगना है, तो आप कभी गलती नहीं करोगे। और आपको कैसे पता लगेगा कॉमा कहाँ लगना है, अगर आपने यहाँ पे पढ़ा कंजंक्शन मिडिल में आ रही है, नो कॉमा, और जहां भी फैन बॉयज आ रहा है उससे पहले कॉमा, बस 2 रूल हैं। अब अगर हम पढ़े पार्ट 1, ये सेम सेंटेंस है, उसने ऑर्डर फ्लिप कर दिया है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप पहले सेंटेंस लिखो, फिर फैन बॉयज वाला पार्ट लिखो, फिर वो लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, सिर्फ तीनों सेक्शंस होने चाहिए। इसमें क्या हुआ है, मैंने बोला वाइल द बेबी स्लेप्ट, अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट, वाइल कंजंक्शन है, मैंने स्टार्ट कंजंक्शन से कर दिया है, तो नेसेसरी है, जो हमने अभी पढ़ा था कॉम्प्लेक्स में, केस 2, अगर कंजंक्शन से आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बाद कॉमा आएगा, फिर आपने सेकंड पार्ट लिखा और फिर फैन बॉयज से पहले थर्ड पार्ट लिख दिया। ठीक है ना बेटा, एक बात बेटा, कॉमा के सिर्फ 2 रूल हैं, 2 रूल। पहला रूल, इफ यू आर स्टार्टिंग विद अ कंजंक्शन, ये सिंपली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का रूल है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या रूल होता है मेरा बेटा, कॉम्प्लेक्स ही बात है इसलिए दोबारा रिपीट करी हूँ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये रूल होता है कि इफ यू आर स्टार्टिंग विद अ कंजंक्शन, जैसे कि ऑल्दो, व्हेन, व्हाइल, इफ, एज, बिकॉज, अगर आप अपना सेंटेंस इससे स्टार्ट कर रहे हो, इट्स कंप्लीटली अलाउड, आप बिकॉज से जरूर सेंटेंस स्टार्ट करो। बस ये पढ़ लो कि जब वो पहला पार्ट खत्म हो जाए ना सेंटेंस का, आपने एक पहली बात की, ऑल्दो शी हैज अ डबल बैचलर्स, पहली बात खत्म कर ली आपने, उसके बाद कॉमा आ जाएगा, ये रूल केस है, ये पहला रूल है कॉमा लगाने का। ठीक है, ये ओके, बात यहां तक समझ आ रही बात, ये कॉम्प्लेक्स का रूल है, ओके। अगर कंजंक्शन से ओके, ठीक है। और हमने कंपाउंड के अंदर क्या पढ़ा था मेरे बेटा, कि जब भी 2 सेंटेंस फैन बॉय से लिंक हो रहे होते हैं, तो फैन बॉय से पहले कॉमा आता है, राइट, ये दोनों बातें हो गई। एक, कि फैन बॉयज अगर होंगे तो उससे पहले कॉमा आएगा, ठीक है। और एक ये, अब ये सिर्फ 2 केस है, सिर्फ ये 2 रूल हैं, केस नहीं, 2 रूल हैं। अब आपने जब आपने क्या करना है, अब मैं आपको जबरदस्ती, मैं आपको गारंटी देती हूँ ना बेटा, कोई बच्चा जितना भी अच्छा हो जाए,
आप मोस्ट ऑफ यू डोंट इवन नो, मोस्ट ऑफ यू हैव नेवर लर्न कि कॉमा लगाते कहाँ हैं। तो आपको पेपर में ना टाइम लगेगा सेंटेंस बनाने के लिए, पर टाइम दे देना, पेपर में ना टाइम दे देना। यू विल हैव 1 hour, यू मस्ट स्टॉप फॉर अ मिनट, 2 मिनट रुक जाना पेपर में और सोचना कि अब मेरे दिमाग में ये फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख रहे हो आप, आपके दिमाग में स्टोरी तो बनी होगी कि आप मेरे कैरेक्टर के साथ ये होने वाला है। तो 2 मिनट रुक के जबरदस्ती उसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख के आ जाना ताकि आपको मार्क मिल जाए। अगर आपने 3 भी बनाए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो उसका 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, ग्रेट। तो अब यहाँ हम लोग कॉमा क्या कहाँ क्या सोच के लगा रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी वर्कशीट दिखा देती हूँ उसके लिए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए 1 सेकंड में कॉमा लगाने वाली। सब लोग उसको आंसर करने की कोशिश करें चैट में, एक मैं आपको खुद करके दिखाती हूँ, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा ये है 9, ये देखो यहाँ पे दोनों बातें देख लेते हैं, ये 2 सेंटेंस देखना मेरे साथ, यही है बस। क्या हो रहा है यहाँ पे मेरा बेटा, वेन है कंजंक्शन, आप कंजंक्शन से बात करना शुरू कर रहे हो। वेन द बेल रैंग, ये मेरा बेटा आपका पहला सेंटेंस है, द बेल रैंग, और स्टार्ट कंजंक्शन से हो रहा है। तो रैंग के बाद कॉमा आएगा ना, बिकॉज हमेशा जब भी कंजंक्शन से स्टार्ट होता है उसके बाद कॉमा आता है। ठीक है, गुड। और दूसरा हमने क्या पढ़ा है बेटा, हमेशा फैन बॉय से पहले कॉमा आता है। तो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, ये ये हो गया सही से करेक्टली पंक्चुएटेड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब अगर हम लोग 12 देख लें, 12 में मेरा बेटा यू आर नॉट स्टार्टिंग विद अ कंजंक्शन, ये क्या है, आई रिवाइज फॉर द टेस्ट, एक सेंटेंस है। अब यहाँ पे लेकिन आ गए फैन बॉयज, तो फैन बॉयज से पहले हमेशा कॉमा आएगा। पर वेरी इंपॉर्टेंट, क्या यहाँ पे कॉमा आएगा बिकॉज से पहले? बिकॉज क्या है, कंजंक्शन मिडल में आ रही है, क्या मिडल में कॉमा आता है? नहीं आएगा कॉमा। तो ये आपको अगर ये पंक्चुएशन समझ आ गया ना, ये यहाँ पे 2 कॉमा क्यों आए और यहाँ पे ये कॉमा सिर्फ एक क्यों आया, बस दैट्स इट। दीज आर ऑल द रूल्स। यस मेरा बेटा माइन, सिर्फ एक आएगा, सिर्फ और सिर्फ एंड से पहले, बिकॉज कंजंक्शन अगर बीच में हो तो कभी कॉमा नहीं आता। ठीक है, अब आप लोग मुझे चैट में 2 कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के दिखाएं बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके मेरा बेटा, 9 फिर से समझ लेते हैं। आपको बस कंजंक्शन पता होनी चाहिए कौन सी होती है। ये कंजंक्शन है व्हेन। तो वासी बेटा इसमें ना ये वाला रूल यूज हो रहा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये वाला रूल था ना, कि इफ यू आर स्टार्टिंग विद अ कंजंक्शन, हमेशा जो पहला पार्ट खत्म होगा उसके बाद कॉमा आ जाएगा, जो भी पहला पार्ट हो। तो यहाँ पे मेरा बेटा कंजंक्शन है व्हेन, तो यहाँ पे आपने ये सेंटेंस है, द बेल रैंग सेंटेंस है और व्हेन कंजंक्शन है। तो जैसे ये पार्ट खत्म हुआ, व्हेन द बेल रैंग, तो हमने कॉमा लगा दिया। फिर हमने अगला सेंटेंस लिखा, वी पैक्ड आवर बैग्स। और फिर मेरा बेटा यहाँ पे क्या कौन सा रूल है, फैन बॉयज वाला, कंपाउंड वाला, कि फैन बॉयज से पहले हमेशा कॉमा आएगा। तो एंड में यहाँ पे ये 2 कॉमा लग गए। अगर आप इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखो तो आपको और आसानी होगी। अगर आप ये सिर्फ ये वाला पार्ट अभी देख रहे हो, सिर्फ ये वाला पार्ट, अगर आप ये सिर्फ ये वाला पार्ट देखो, तो ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वी पैक्ड आवर बैग्स एंड वी लेफ्ट द क्लासरूम, ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिर्फ ये कौन सा है? ये कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स है? कंपाउंड होता है जब फैन बॉयज आए, कॉम्प्लेक्स होता है जब कोई और सी कंजंक्शन आए। तो ये कंपाउंड है, तो यहाँ पे कॉमा लगना था उसके रूल के हिसाब से। और अगर हम लोग सिर्फ ये छोड़ के ये वाला पार्ट देखें, सिर्फ बैग्स तक, तो इसकी का कॉम्प्लेक्स है। इसका रूल क्या होता है कि अगर कंजंक्शन तो स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद कॉमा आएगा, पहले पार्ट के खत्म होने के बाद। आप लोग अब एक एक मिला के एक सॉरी 2 कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं। एक ऐसा बनाओ जो कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा हो जैसे 9, और एक ऐसा बनाओ जो कि जिसमें कंजंक्शन बीच में आए। तो 2 सेंटेंस बना के दिखाएं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जोड़े हुए, 2 सेंटेंसेस प्लीज, जल्दी से चैट में। अभी जो गलती आपने सुन ले मेरा बेटा, ये एक सेंटेंस है, टीचर कॉल्ड मी आउटसाइड, राइट? ये कंप्लीट सेंटेंस है ना, टीचर कॉल्ड मी आउटसाइड, सेंटेंस है, सब अग्री करते हैं इस बात से। अगर मैं इसके आगे लिख देती हूँ ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, आई पिक्ड माई सेल्फ अप, दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस है मेरा बेटा।
इस केस में ये दोनों जो सेंटेंस हैं, आप इन दोनों को सिर्फ कॉमा से लिंक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दो सेंटेंसेस जब होंगे तो जरूरी है कि उसके साथ कॉमा अगर डाल लो तो फिर फैन बॉयज भी आए। ये मेजर गलती कर रहे हो आप लोग, मेजर गलती। अगर आपने दो सेंटेंस को सिर्फ कॉमा से लिंक कर दिया, जैसे कि ये जो अभी 3-4 बच्चों ने चैट में किया है अपने सेंटेंस पे, तो यहाँ पे पंक्चुएशन में भी मार्क्स माइनस होंगे और सेंटेंस में भी मार्क्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है, जरूरी है कि उसके बाद फैन बॉयज आए। कोई भी आ सकता है, एंड जरूरी नहीं फैन बॉयज में से कोई भी एक आएगा मेरा बेटा। फैन बॉय में से आपने सो लगा दिया, एंड लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है। मैं बोल रही हूँ कि एक आना जरूरी है। ये बात आपका भी सेंटेंस गलत है, इसको देख लो क्यों गलत है। ये एक तो ये मसला है। एक इशू, नंबर वन इशू क्या है कि यू कैन नॉट लिंक, इसमें एरर लिख लो, एरर्स। नंबर वन, यू कैन नॉट लिंक टू सेंटेंसेस विद ओनली द कॉमा या विद ओनली द फैन बॉयज, दोनों बातें आने जरूरी हैं। अब दूसरी बात देख लो कि आप लोग सेंटेंस में गलती क्या कर रहे हैं भाई। हाँ, आप सही है, दूसरा वाला बात, दूसरा वाला सही है। पहले वाले में क्या इशू है? ये मेरा बेटा आपने स्टार्ट किया कंजंक्शन से, ऑल दो से स्टार्ट किया, ऑल दो आई वेंट टू द ग्राउंड, ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। बट देयर वाजंट इवन अ सिंगल प्लेयर मैट। आपने यहाँ पे कंजंक्शन से किया, फिर कंजंक्शन से किया, फिर एक और कंजंक्शन डाल दिया है। तो अगर ये सो वाली बात है ना बेटा, ये गलत है, इसको ऐसे होना चाहिए, ऑल दो आई वेंट टू द ग्राउंड अर्ली, ऑल्दो आई वेंट टू द ग्राउंड कॉमा, सिर्फ इसके बाद अब आपने पहला पार्ट जब कंजंक्शन से स्टार्ट कर दिया है, तो उसके बाद अब यहाँ पे, उसके बाद आ जाना चाहिए देयर वाजंट इवन अ सिंगल प्लेयर मैट, फिर सो आई डिसाइड टू प्रैक्टिस ऑन माय ओन प्लेयर प्लेयर। ये आप वाले में क्या गलती थी कि आपने तीन कंजंक्शन लगा दी थी, ऑल्दो फिर बट फिर सो, ऐसे नहीं होगा। एक ये वाली आएगी कंजंक्शन और एक फैन बॉयज वाली आएगी, बस। आपने भी अब्दुल्ला यही गलती की है ना, आपने तीन कंजंक्शन यूज की हुई हैं। सिर्फ दो कंजंक्शन आनी चाहिए। आप एक सेंटेंस के अंदर ना तीन ही बातें कर सकते हो बस, उससे ज्यादा नहीं। सिर्फ थ्री बातें हो सकती हैं। आपका माइंड बिल्कुल सही है, बस आपके एंड से पहले कॉमा आना चाहिए ऊपर वाले सेंटेंस में, ऊपर वाले में। आपके दो सेंटेंस है ना, तो ऊपर वाले में कॉमा आना चाहिए एंड से पहले। आपका ये होना चाहिए ना बेटा सेंटेंस अब्दुल्ला, कि सिंस द एग्जाम्स वर टफ। ये आपका सेंटेंस है, बिकॉज द एग्जाम्स वर टफ एंड द टीचर वाज असाइंड टू मार्क देम स्ट्रिक्टली, ऑल द स्टूडेंट्स फेल्ड, ऐसे। एक कंजंक्शन आ गई, दो कंजंक्शन आ गई, बस। तीसरे वाला पार्ट में हमारे फिर कंजंक्शन नहीं आएगी, सिर्फ दो आ सकती हैं पर सेंटेंस। मेरे बेटा तो बिकॉज भी तो कंजंक्शन है ना, तीन कंजंक्शन है, तीन। आपकी दो होनी चाहिए सिर्फ। आपने बिकॉज एंड सो तीन लिखी हैं। ठीक है रयान, बस सिर्फ आपको वो अब्दुल्ला, आपको समझ आई ये सही सेंटेंस है, आप वाला इसलिए गलत है, उसमें तीन आ गई हैं। पहले वाला सही है अब्दुल्ला। ठीक है साइम। ठीक है बेटा, आनिक। यस आपके, अच्छा। अब सेकंड गलती पे आ जाते हैं। पहली गलती क्या थी कि दो से, यानी कि आपकी गलती है वो भी बता रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहली, यू कैन नॉट लिंक टू सेंटेंसेस विद ओनली द कॉमा या ओनली द फैन बॉयज, यू नीड बोथ ऑफ देम।
बोथ आएंगे, कॉमा प्लस फैन बॉयज, ये पहली गलती है। सेकंड मिस्टेक सुन लो आप लोग। सेकंड मिस्टेक ये वाली थी, यू कैन नेवर हैव मोर देन 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। उससे कहते हैं रन ऑन सेंटेंस। आप लोग यहां तक बनाओ बस, ये बनाना ही बड़ी बात है। अगर आप लोग इसके आगे एक और पार्ट डाल दोगे तो वो गलत हो जाएगा। 3 पार्ट्स क्यों है? ये पहला पार्ट है, वेंट टू द ग्राउंड, वाजंट इवन अ सिंगल प्लेयर, आई ट्राइड टू प्रैक्टिस ऑन माय ओन। ये 3 पार्ट है बस। इसके बाद फुल स्टॉप आना मैंडेटरी है। इसके बाद अब आपने आगे, अगर आप जो आपने किया था, आपने एक और कंजंक्शन लगा दी थी, 3 कंजंक्शन नहीं आ सकती हैं। ठीक है, एक तो सेंटेंस के अंदर आएंगी भी सिर्फ 2 कंजंक्शंस, देयर शुड ओनली बी 2 कंजंक्शंस। उसके अलावा जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसके बाद फुल स्टॉप आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जैसे एक और एंड लगा के एक और बात करने लग जाओ, तो वो तो रन ऑन सेंटेंस होता है, उसके मार्क्स कट जाएंगे। रन ऑन सेंटेंस इज रॉन्ग इन इंग्लिश। और लास्ट गलती सुन लो अब, मैंने जो आपको फैन वॉइस का रूल पढ़ाया है, उस फैन वॉइस के रूल के लिए मैंडेटरी है कि देयर मस्ट बी अ सेंटेंस ऑन ईदर साइड। अगर मैं आपके सामने ये लिख देती हूँ मेरा बेटा, ये लिखती हूँ मैं, तो आप क्या यहाँ पे एंड से पहले कॉमा लगाओगे क्या? कि यहाँ पे लगाओगे एंड से पहले कॉमा? अब आने तुम मुझे बताओ जो आपने लिखा है। मैंने आपको क्या रूल पढ़ाया मेरा बेटा, लास्ट रूल, कॉमा बिफोर फैन बॉयज। आप लोग, मैंने बोला ना फैन बॉय से पहले, लेकिन आप लोग नॉर्मली भी तो एंड का वर्ड यूज करते हो ना। ये तो सिंपल दो चीजों की लिस्ट करने वाली बात है। मैं बोलूं देयर आर टू गर्ल्स माम एंड जवेरिया, उसमें थोड़ी कॉमा आता है। तो कॉमा बिफोर फैन बॉय सिर्फ तब आता है जब व्हेन देयर इज अ सेंटेंस ऑन ईदर साइड। जरूरी है कि दोनों साइड्स पे सेंटेंस हो। ठीक है, ये देख लो एक बार। इन दोनों में तो ऑब्वियसली एंड से पहले कॉमा नहीं आएगा ना यार। कॉमा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एंड के आगे अगर ये लिखा है ऑर्डर फूड, तो क्या ये पूरा कोई सेंटेंस है? या अगर लिखा है क्रिकेट, क्या ये पूरा कोई कंप्लीट सेंटेंस है? तो यहाँ पे नहीं आएगा कॉमा। इस केस में सिर्फ तब कॉमा आता है जब देयर इज अ सेंटेंस ऑन ईदर साइड। तो अब मैं आपके सामने कुछ 4-5 सेंटेंस लिख रही हूँ। आप ये सुन ले, सेंटेंस वाली बात की होती है, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। आपके सामने मैं कुछ 4-5 सेंटेंस लिख रही हूँ। अब आप लोग मुझे चैट में बताएं कि विच वन ऑफ दीज आर, किस किस में कॉमा आएगा और किस किस में कॉमा नहीं आएगा। ओके, इन पांचों में किस किस में कॉमा आएगा, ये बताओ बस। बिल्कुल सही है, सही बेटा, परफेक्ट। बस आई कैपिटल होंगे सारे। सब बता दें चैट में यार प्लीज। अगर आपको ये बात समझ आ जाएगी ना, तो आपकी बहुत मेजर गलती सही हो जाएगी। किस किस में कॉमा आएगा, गौर से देख के बताओ यार, ई में कहाँ से आ रहा है कॉमा? वाइल्ड फैन बॉयज नहीं है यार मेरा बेटा।
फैन बॉयज फॉर एंड नॉर बट और येट सो होते हैं। अब गलती सुन लो आप लोग सब ना। पहली बात तो मेरा बेटा सी और डी में आएगा 100% कॉमा। सी में क्यों आएगा? कि पहला सेंटेंस है हैरी वेंट टू बाय ग्रोसरीज। अगला सेंटेंस है रॉन अकम्पनीड हिम। एंड से पहले यहाँ पे कॉमा आएगा बिकॉज यहाँ पे ये सेंटेंस और ये सेंटेंस है। फोर्थ में डी पार्ट में पहला सेंटेंस है आई वॉन्ट टू सन, वॉन्ट वर्ब है, आई सब्जेक्ट है। फिर ये सेंटेंस है शी वॉन्ट लेट मी, विल नॉट, विल वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, फिर यहाँ कॉमा आया। सिर्फ सी और डी में कॉमा आएगा। ई में कॉमा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ई में कंजंक्शन है, फैन बॉयज नहीं है। अब मेरा बेटा गौर से सुन ले, ए और बी में भी कॉमा नहीं आएगा, ये अगर आप प्लीज गौर से सुन ले क्यों। अब अगर आप एंड के आगे पढ़ते हो वॉचेस मूवीज, इज दिस अ सेंटेंस? वॉचेस वर्ब तो जरूर है, बट हु वॉचेस मूवीज? क्या किसी इंसान का नाम लिखा हुआ है? हु वॉचेस मूवीज कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो इन ये दो केस होते हैं, आप लोग जबरदस्ती का कॉमा डाल देते हो। ये भी आपके पंक्चुएशन मार्क करते हैं इस बात के। क्यों नहीं आएगा कॉमा? क्योंकि इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, हमने क्या पढ़ा था सिंपल सेंटेंस के अंदर मेरे बेटा, कि कोई सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। यहाँ पे सुन लो इसको, अगर आपके पास कभी भी, ठीक है ना, कंपाउंड सेंटेंस के इसमें कॉमा आना चाहिए। बी में कॉमा नहीं आएगा मेरा बेटा। कॉमा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहली बात, देर इज नो सेंटेंस ऑन ईदर साइड। सिर्फ ये वाला पार्ट सेंटेंस है हैरी प्लेस फुटबॉल। इसके आगे वाला पार्ट सेंटेंस नहीं है, वो है वॉचेस मूवीज। कैसे ये सेंटेंस है क्या वॉचेस मूवीज? इसमें बंदे का सब्जेक्ट ही नहीं है। इसमें डूअर ऑफ द एक्शन कौन है ही नहीं डूअर ऑफ द एक्शन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसको आप ऐसे समझ सकते हो ना बेटा, कि अगर आपके सेंटेंस में सिर्फ या तो वर्ब एक है या सब्जेक्ट एक है, दोनों सूरतों में कॉमा नहीं आता। जैसे कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है, इसमें तो कोई भी कॉमा नहीं आएगा। आर सिर्फ एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब बस। सेकंड वाले में वर्ब जरूर तो है, मैं थोड़ा नीचे लिख दूं तमीज से। ये सेंटेंस है ना हैरी, इसमें वर्ब दो है, प्लेस भी वर्ब है, वॉचेस भी वर्ब है, पर दोनों काम एक ही बंदा कर रहा है हैरी। सब्जेक्ट तो एक है ना। अगर आपके पास या तो सब्जेक्ट एक हो या वर्ब एक हो, तो कभी भी कॉमा नहीं आएगा। वो सिंपल सेंटेंस होता है, कोई कंपाउंड सेंटेंस नहीं है इसमें। इसमें नहीं आएगा कॉमा, क्योंकि एक ही इंसान दो काम कर रहा है। या लाइक अगर मैं यूं लिख देती यूं, अगर मैं यहाँ पे एंड ही वॉचेस मूवीज लिख देती, तब आता, क्योंकि ही आपका दूसरा वो हो गया। अब तो 1 मिनट में बता रही हूँ आपको बात, 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ लें। सिर्फ तब आएगा कॉमा फैन बॉय से पहले व्हेन देयर इज अ सेंटेंस ऑन ईदर साइड। वापस रूल पे अगर आ जाओ आप लोग, ये मैंने आपको रूल लिखवाया ना, ये एक सेंटेंस, फैन बॉय सेंटेंस, दोनों जगह पे सेंटेंस होना बहुत जरूरी है। सेंटेंस दोनों जगह पे होने चाहिए आपके पास। तो मुझे अब इस सेंटेंस में शर्मिंदगी हो रही है, चेंज कर देते हैं इसको। आ, पहला सेंटेंस है और दूसरा भी सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस होने चाहिए। खैर, फिलहाल के लिए लेट्स कीप इट टिल हियर। मैं आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की वर्कशीट भेज रही हूँ, देख दो, ट्राई टू सॉल्व देम। ठीक है ना? और बाकी जो हमने ग्रामर का किया वो भी, उसकी भी आप लोग वर्कशीट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी वर्कशीट से बेहतर ये है कि जो आप लोगों को मैंने ऐसे राइटिंग का होमवर्क दिया ना बेटा, उस होमवर्क में आप लोग ये इम्प्लीमेंट करो। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और ग्रामर वाली चीजें, स्पेशली सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। अगर आप लोग सिर्फ ये कॉमा भी सही लगा लोगे ना, वैसे ही बता दूं, पंक्चुएशन में 2 मार्क सिर्फ करेक्टनेस के होते हैं। अगर आपने ये कॉमा सही लगा ली ना, तो आपको मिल जाएंगे। 1 मार्क होता है कॉम्प्लेक्सिटी का, तो उस 1 मार्क की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आप सिर्फ सेमी कोलन एम डैश से ही पूरा हो जाता है। करेक्टनेस के मेनली मार्क होते हैं, कि आप गलती नहीं कर रहे उसके मार्क्स होते हैं। मैं भेज रही हूँ बेटा आने ग्रुप पे। आप लोगों को जो ऐसे राइटिंग का होमवर्क है वो आपने करना है। ऐसे राइटिंग में जो आपने एक ऐसे सबमिट कराया वो सबका चेक होगा, जिन्होंने सबमिट करवा दिया उनका। जो बाकी आपने 2 प्लानिंग की उसके भी ऐसे लिख रहे हैं बाय फ्राइडे। ईद तो फ्राइडे को शायद ना ही हो, आज कल रात तक ही कर लें तो बेहतर है, छुट्टी है ना आप सबकी।
फ्राइडे तक 2 ऐसे सबमिट कराने हैं आप लोगों को, ठीक है ना? जाओ, अल्लाह हाफिज।